Welcome to all. Myself Dr. Mamta Chaudhary, Department of Botany, JTB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग फोटोसिंथेसिस। यह टॉपिक बीएससी पार्ट 3 के पेपर 1 के यूनिट 2 का टॉपिक है और फोटोसिंथेसिस टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं हिस्ट्री ऑफ photosynthesis, structure of leaf, structure of chloroplast, photosystem first and photosystem second, light reaction। ये सारे टॉपिक हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की दो स्टेजेस होती हैं, या फोटोसिंथेसिस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट लाइट रिएक्शन, सेकंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है वो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। उससे पहले हम लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं टॉपिक। दिस पिक्चर शो ओवरव्यू ऑफ द टू स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड सेकंड स्टेप इज कॉल्ड केल्विन बेंसन साइकिल और C3 साइकिल और डार्क रिएक्शन। फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है जिसमें जो कि लाइट रिएक्शन भी कहलाता है, इस टॉपिक को हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस को हम इसके टर्म से भी समझ सकते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो यानी फोटो स्टेज जो है वो लाइट रिएक्शन को डिनोट करती है, क्योंकि उसमें लाइट की आवश्यकता होती है रिएक्शंस के लिए। दूसरा एनर्जी फिक्सिंग रिएक्शंस है, यानी इसमें एनर्जी पैकेट्स यानी एटीपी मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। और जो लाइट एनर्जी है सन की, वो किस में चेंज होती है? एटीपी मॉलिक्यूल्स और NADPH मॉलिक्यूल्स में। और ये सारे मॉलिक्यूल्स काम आते हैं डार्क रिएक्शन में, जिसे हम सिंथेसिस स्टेज भी कह सकते हैं। तो चूंकि इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, दैट मीन्स इसमें होने वाली जो रिएक्शंस हैं उनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। और डार्क रिएक्शन में कार्बन फिक्सिंग रिएक्शंस होती हैं, यानी जो CO2 है वो रिड्यूस होके या उसका रिडक्शन होके एंड में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। और इसके लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो लाइट रिएक्शन में बनी हुई जो एनर्जी है वो यहाँ काम आती है। सो फोटोसिंथेसिस इज ए टू स्टेज प्रोसेस। द फर्स्ट process is the light dependent process, requires the direct energy of light to make energy carrier molecules. The light independent process, that means dark reactions, occur when the products of the light reactions are used to form carbon-carbon covalent bonds of carbohydrates. The dark reactions can usually occur in the dark. Recent evidences suggest that a major enzyme of the dark reactions is indirectly स्टिमुलेटेड बाय लाइट। हालांकि लाइट का डार्क रिएक्शन में कोई ख़ास रोल नहीं होता है, डायरेक्ट रोल नहीं होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के एक्टिवेट होने के लिए या स्टिमुलेट होने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। द लाइट रिएक्शन अकर इन द ग्रेना एंड द डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। लाइट रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में होती है, और जो डार्क रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में होती है। डार्क रिएक्शन को समझने से पहले हम लाइट रिएक्शन की जो एक स्टेज है फोटोफॉस्फोराइलेशन, मेन स्टेज, इस फोटोफॉस्फोराइलेशन को दो भागों में बांटा गया है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है इसको हम जेड स्कीम भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज जेड स्कीम, दैट मीन्स कि हमें इसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को इलेबोरेट करके करना है। सो व्हाट इज जेड स्कीम?
इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो फोटॉन्स हैं वो क्लोरोफिल P680 पे आके गिरते हैं, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं यानी उत्सर्जित होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं प्राइमरी एक्सेप्टर्स पे जाते हैं। वो प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होता है? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से ये 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर फिर प्लास्टोक्विनोन में जाएंगे। प्लास्टोक्विनोन से ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, जिसमें साइटोक्रोम B6 आएगा, साइटोक्रोम F आएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोटीन जो है प्लास्टोसाइनिन, उसमें जाएंगे और उसके बाद ये फोटो सिस्टम फर्स्ट के P700 में आ जाएंगे और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स FeS प्रोटीन से होके फेराडॉक्सिन और एंड में ये NADPH2 का निर्माण करेंगे। तो यहाँ आप जब देखोगे फोटो सिस्टम सेकंड से लेके फोटो सिस्टम फर्स्ट के प्राइमरी एक्सेप्टर्स तक जो शेप बन रहा है वो Z की शेप में बन रहा है, तो इसीलिए हम इसको Z स्कीम भी कहते हैं। तो Z स्कीम वो स्कीम है जिसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है और इसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट है P700 और फोटो सिस्टम सेकंड है P680। सो नेक्स्ट है, इसी के बारे में दे रखा है Z स्कीम के बारे में या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में कि इसमें H2O मॉलिक्यूल जो है स्प्लिट होगा, जिससे ऑक्सीजन रिलीज होगी और हाइड्रोजन आएंगे और इसमें जो ETS चेन है वो हेल्प करेगी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए। और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एंड में NADP मॉलिक्यूल ही फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होता है, जिसकी वजह से NADPH मॉलिक्यूल बनते हैं जो कि डार्क रिएक्शन में काम आते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट जी स्कीम या Z स्कीम। अब हमारा मेन टॉपिक है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं लाइट रिएक्शंस के बारे में। डार्क रिएक्शन, कार्बन फिक्सिंग रिएक्शंस आर ऑल्सो नॉन एज डार्क रिएक्शंस। Stroma to allow gas to enter and leave. The Calvin cycle occurs in the stroma of chloroplast. CO2 is captured by the chemical ribulose biphosphate. 6 molecules of CO2 enter the Calvin cycle, eventually producing 1 molecule of glucose. So dark reaction वो reactions हैं जिसमें लाइट की आवश्यकता हमें नहीं होती है और ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में होती है और यहाँ पे CO2 के द्वारा CO2 का रिडक्शन होता है और एंड में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द कैल्विन साइकिल इज फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ए 3 कार्बन केमिकल। द एनर्जी फ्रॉम ATP and NADPH energy carriers generated by the photosystem is used to attach phosphate to the PGA. Eventually, there are 12 molecules of glyceraldehyde phosphate known as phosphoglyceraldehyde or PGAL, 2 of which are removed from the cycle to make a glucose. The remaining PGAL molecules are converted by ATP energy to reform 6 RUBP molecules and thus start the cycle again. Remember the complexity of life. Each reaction in this process, as in Krebs cycle, is catalyzed by the different reaction specific enzyme. तो डार्क रिएक्शन में जो पहला स्टेबल कंपाउंड है वो होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद बनेगा PGA और एंड में बनेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जो कैल्विन साइकिल है या C3 साइकिल है उसकी मेनली 3 फेजेस होती हैं। फेजेस 1 जो होती है वो कार्बन फिक्सेशन कहलाती है, फेज 2 जो होती है वो रीजनरेशन कहलाती है। डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल की जो फर्स्ट स्टेज है वो शुरू होती है यहाँ से, यानी जो राइबोलेज 1,5 जो बिस फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है, सबसे पहले ये मॉलिक्यूल CO2 को ग्रहण करेगा
और ये होगा रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, जिससे क्या बनेगा 3PGA या 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी इसको कहते हैं। ये बना यहाँ पर, ये मॉलिक्यूल बना। उसके बाद एक ATP मॉलिक्यूल जुड़ेगा जिससे बनेगा 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद NADPH की मॉलिक्यूल जो इसमें यूज़ होगा जिससे बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। नेक्स्ट ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इसके बाद जो है सेवरल इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, उसके बाद सीडोहेप्टुलेज 7-फॉस्फेट, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट, ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट से बनेगा राइबुलोज 5-फॉस्फेट, और देन अगेन राइबुलोज 1,5-डाईफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट। तो ये पूरी साइकिल है। इसमें राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट से शुरू होती है पूरी साइकिल और उसी पर आकर ख़त्म होती है। तो यहाँ हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे द C3 cycle या Calvin cycle. The Calvin cycle can be described under 3 stages: carboxylation, reduction and regeneration. Stage 1 carboxylation, the first step of dark reaction. इस रिएक्शन में राइबुलोज बिसफॉस्फेट से एक CO2 मॉलिक्यूल जुड़ेगा जिससे बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है और इसी वजह से इसको C3 साइकिल कहते हैं। In this stage, a carbon atom from CO2 is added to one molecule of 5 carbon ribulose bisphosphate by the enzyme ribulose biphosphate carboxylase और oxygenase एंजाइम या शॉर्ट में इसको रुबिस्को एंजाइम भी कहते हैं, to yield 2 molecules of 3 carbon compound 3PGA. The enzyme is the world's most abundant protein, often constituting around 40% of the soluble protein in a leaf. Rubisco is a CO2 acceptor which binds with sufficiently affinity to ensure carboxylation of ribulose 1,5-bisphosphate. Stage 2 reduction. These are a series of reactions that lead to the formation of glucose. These steps involve utilization of 2 molecules of ATP for phosphorylation and 2 of NADPH for reduction per CO2 molecule fixed. The fixation of 6 molecules of CO2 and 6 turns of the cycle are required for the removal of 1 molecule of glucose from the pathway. Stage 3, it's a regeneration stage. Regeneration of the CO2 acceptor molecule RUBP is crucial if the cycle is to continue uninterrupted. The regeneration steps require 1 ATP for a phosphorylation to form RUBP. तो कैल्विन साइकिल को हम तीन मेन स्टेजेस में स्टडी कर सकते हैं। एक और साइकिल होती है प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में, जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि शुगर केन, मेज़, ये जो है सब C4 प्लांट्स हैं और इनमें C4 साइकिल भी होती है। तो C4 साइकिल भी जो है वो डार्क रिएक्शन का एक ऑल्टरनेट पाथवे है। Some plants have developed a preliminary step to the Calvin cycle. This preamble step is known as C4. It begins with a new molecule, phosphophenolpyruvate, and produced oxaloacetic acid, 4 carbon compound. When CO2 is combined with phosphoenolpyruvate, the oxaloacetic acid is converted to malic acid and then transported from the mesophyll cell into the bundle sheath cell, where oxaloacetic acid is broken down in the phosphoenolpyruvate plus CO2.
The CO2 then enters the Calvin cycle and phosphoenol pyruvate returns to the mesophyll cell. तो जो प्लांट C4 साइकिल दर्शाते हैं उनमें C4 साइकिल जो है वो एक्स्ट्रा साइकिल है, क्योंकि इनमें C4 साइकिल के साथ साथ C3 भी होती है। पहले C4 साइकिल आएगी इसमें, और फिर C4 साइकिल में जो बनता है कंपाउंड, वो पहला कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड होता है, इसीलिए इसको हम C4 साइकिल कहते हैं। और वो 4 कार्बन कंपाउंड कौन सा है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो CO2 के साथ मिलेगा, जिससे फॉस्फेनॉल पायरुवेट बनेगा। और इस दौरान जो है CO2 रिलीज़ होगी और ये CO2 एंटर करेगी कैल्विन साइकिल में, जहाँ पर ये C3 साइकिल जो है शुरू हो जाएगी। द कैप्चर ऑफ CO2 by PEP या phosphoenol pyruvate is mediated by the enzyme PEP carboxylase या PEP carboxylase, which has a stronger affinity for CO2 than does RUBP carboxylase. When carbon dioxide levels decline below the threshold for RUBP carboxylase, RUBP is catalyzed with oxygen instead of CO2. It's all about dark reactions. Now, differentiation between light reaction and dark reaction. Light reaction, it is also called as Hillman reaction, whereas dark reaction is called as Blackman reaction. Second, it occurs in presence of light, whereas dark reaction occurs in absence of light. Third, it takes place in Brena and dark reaction take place in stroma. Photolysis of water take place and energy rich compounds generated ATP and NADPH2. In dark reaction, CO2 is reduced to form hexose sugar with utilization of energy produced during light reaction. Fifth, it's a photochemical reactions and dark reaction is a biochemical reactions. यानी जो लाइट रिएक्शन है उसे हम हिलमैन रिएक्शन भी कहते हैं। ये लाइट की प्रेजेंस में होती है, ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में संपन्न होती है। और मेनली लाइट रिएक्शंस में वाटर का फोटोलाइसिस होता है, जिससे ऑक्सीजन निकलती है और फोटोफॉस्फोराइलेशन के द्वारा ATP मॉलिक्यूल्स और NADPH2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये लाइट के द्वारा इंड्यूस होती है। जबकि डार्क रिएक्शन जो है उसे हम ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं। ये लाइट की एब्सेंस में होती है और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में रिएक्शंस होती हैं ये। और इसमें जो CO2 है वो रिडक्शन के द्वारा हेक्सो शुगर बनाती है और इसे हम बायोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। नाउ डिफरेंसेस बिटवीन C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। आपका जो ये टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शंस, ये डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस जो हैं ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। C3 C4 प्लांट्स में क्या अंतर है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो C3 प्लांट्स कौन से हैं जिनमें कैल्विन साइकिल पाई जाएगी। सेकंड, C3 प्लांट्स में CO2 एक्सेप्टर कौन सा होगा? RUBP यानी राइबोलेस बिसफॉस्फेट। C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फोर्थ, क्रेंच एनाटमी जो है एब्सेंट होगी C3 साइकिल में। फिफ्थ, C3 साइकिल में ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। सिक्स, बिकॉज ऑफ लेसर एफिनिटी ऑफ RUBP फॉर CO2, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 रिड्यूस ओनली 50 ppm। तो RUBP की जो कम एफिनिटी होती है CO2 के कारण, इसलिए जो CO2 कंसंट्रेशन है वो 50 ppm तक ही रिड्यूस होती है। 7 पॉइंट, C3 प्लांट जो हैं कम एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि ये CO2 को जो है इतना एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए C3 प्लांट जो है लेस एफिशिएंट होता है। C4 प्लांट्स जो है इसे हम हैच एंड स्लैक साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इनकी खोज साइंटिस्ट हैच एंड स्लैक ने की थी। C4 प्लांट्स में 2 CO2 एक्सेप्टर्स होते हैं। मीजोफिल में CO2 को एक्सेप्ट करेगा या बाइंड होगा PEP यानी फॉस्फोनिल पायरुवेट, और बंडल शीट में CO2 जुड़ेगा
राइबोलोज बिस फॉस्फेट से। तो इस तरह से यहाँ 2 CO2 एक्सेप्टर्स होते हैं। C4 साइकिल है, दैट मीन्स इसमें बनने वाला जो पहला प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट, वो क्या है, 4 कार्बन युक्त, जिसे हम कहते हैं ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। C4 प्लांट्स की एक और खासियत है क्रेंज एनाटमी का पाया जाना, यानी इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो बंडल शीथ में भी पाए जाते हैं, जबकि C3 प्लांट्स में बंडल शीथ में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। C3 प्लांट्स में केवल मीजोफिल सेल्स में ही होते हैं क्लोरोप्लास्ट, जबकि C4 प्लांट्स में मीजोफिल के अलावा बंडल शीथ में भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। 6 पॉइंट CO2 के प्रति C4 प्लांट्स में एफिनिटी ज़्यादा होती है, इसलिए CO2 की जो कंसनट्रेशन है वो 10 ppm तक आज से कम हो जाती है। C4 प्लांट्स मोर एफिशिएंट हैं क्योंकि ये एफिशिएंटली CO2 का यूज़ करते हैं, और एफिशिएंट होने का कारण ये भी है कि CO2 को जो यूज़ करने वाले जो हैं वो 2 कंपाउंड हैं। CO2 का CO2 का एक्सेप्ट करने वाले जो कंपाउंड है वो 2 हैं। कौन कौन से? फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड राइबोलोज बिस फॉस्फेट। तो 2 कंपाउंड होने की वजह से ही एफिशिएंसी CO2 को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, इसीलिए C4 प्लांट जो है वो हाईली एफिशिएंट होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें एक्सटर्नल फीचर्स आएंगे और इंटरनल फीचर्स आएंगे। एक्सटर्नल फीचर्स में लाइट आएगी, लाइट जो है वो कितना रिफ्लेक्ट होती है, कितना एब्जॉर्ब होती है, लाइट की इंटेंसिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, कितनी ड्यूरेशन के लिए लाइट आ रही है, और लाइट का क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है, ये सारे फैक्टर फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। CO2 जो है नॉर्मली एनवायरनमेंट में 0.03 होती है, और अगर बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। टेम्परेचर फैक्टर में लाइट रिएक्शंस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि कम टेम्परेचर होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी ज़रूर प्रभावित होती है। और फोटोसिंथेसिस के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो अनुकूल है फोटोसिंथेसिस के लिए, और अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो एंजाइम्स जो हैं वो विकृत हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन रेट को फेवर करती है, और कई सारे इंटरमीडिएट जो हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के उनके साथ कम्पीट करती है। इन वाटर स्ट्रेस फोटोसिंथेसिस रेट रिड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोज स्टोमेटा, तो अगर वाटर की कमी होगी तो फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो भी कम हो जाएगा। इंटरनल फैक्टर्स में आएंगे क्लोरोफिल कंटेंट। क्लोरोफिल का हालांकि इतना अधिक प्रभाव नहीं होता फोटोसिंथेसिस रेट पे। हाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अगर प्रोटोप्लाज्म हाइड्रेटेड है यानी वाटर कंटेंट सफिशिएंट है तो फोटोसिंथेसिस जो है वो इजीली होगा। प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर्स में जो है आएंगे एंजाइम्स। नेक्स्ट है CO2 का अक्यूमुलेशन होना, अगर CO2 बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाती है लीफ में और आगे ट्रांसलोकेशन नहीं होता इसका, उसकी वजह से भी फोटोसिंथेसिस रेट घट जाती है। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो हम डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होता है। सो द मेन फैक्टर्स आर लाइट इंटेंसिटी, वेवलेंथ, CO2 concentration, temperature, water supply, chlorophyll concentration, pollution. The rate of photosynthesis would go up as intensity is increased, because the more light a plant absorbs, the more photosynthesis can occur, which will lead to the production of more ATP. प्लांट ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब करेंगे तो ATP मॉलिक्यूल ज़्यादा बनेंगे, हालांकि इंटेंसिटी जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो बुरा असर भी डालती है फोटोसिंथेसिस पे। तो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस के लिए नॉर्मल सनलाइट इज नेसेसरी। वेवलेंथ, different colors of light can affect photosynthesis because only certain colors are absorbed. The more color that is absorbed, the more light that is absorbed, which will lead to more photosynthesis and eventually more ATP. Photosynthesis depends upon the absorption of light by pigments in the leaves of plants. The most important of these is chlorophyll A.
CO2 कंसंट्रेशन जैसे हम पढ़ चुके हैं कि एनवायरनमेंट में जो है 0.03 होती है कंसंट्रेशन, इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो फोटोसिंथेसिस जो है वो इनहिबिट होगा। टेम्परेचर का भी हमने पढ़ा कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, अनुकूल टेम्परेचर है, वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर 45 से ज़्यादा हो जाता है तो एंजाइम के विकृत होने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। वाटर का भी, वाटर सप्लाई कह सकते हैं या हाइड्रेशन कह सकते हैं, वाटर भी असेंशियल फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर वाटर मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो प्लांट जो है विल्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो इतनी एफिशिएंसी के साथ जो है सनलाइट ग्रहण नहीं कर पाएंगे और फोटोसिंथेसिस रेट जो है कम हो जाएगा। क्लोरोफिल का कंटेंट्स जो है उनमें अगर क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी होती है, यानी लीफ में अगर क्लोरोसिस हो जाता है, यानी लॉस ऑफ क्लोरोफिल हो जाता है या पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पे असर पड़ता है। और क्लोरोसिस या लीफ के येलो होने के कारण मिनरल डेफिशिएंसी हो सकती है, या कोई प्लांट डिजीज़ हो सकती है, या सेनिसेंस या एजिंग हो सकती है। तो अगर प्लांट में आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन इनकी भी कमी हो जाती है तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन अफेक्ट होता है, और जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी अफेक्ट होता है। पॉल्यूशन का भी फोटोसिंथेसिस पे काफ़ी फर्क पड़ता है। कुछ पॉल्यूटेंट जैसे कि ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जो है काफ़ी बुरा असर डालते हैं फोटोसिंथेसिस पे। So that's all about dark reaction in photosynthesis. Thank you.